हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो आज हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे, दैट इज AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। छोटा सा स्टैंडर्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। देखिए, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS9 बताता है सर हमें रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए। बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आइटम होती है वो होती है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सर क्या, इनकम, कमाई। तो सर रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, क्या टाइमिंग्स रहेंगी, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो सब चीजें हमें इस एएस में, इस स्टैंडर्ड में पढ़ के चलनी है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस फॉर योर अकाउंट्स। भाई अकाउंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता है वो AS9 बनता है, क्योंकि AS9 के बिना आगे काम बन ही नहीं सकता। बिजनेस में अगर आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन ही नहीं आती तो हाउ वुड यू कैलकुलेट योर प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, और प्रॉफिट नहीं निकाल पाए तो सर बैलेंस शीट कैसे बनाओगे। तो ये सारी चीजें क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो AS9 को समझ पाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, छोटा सा स्टैंडर्ड है, कोई ज्यादा बड़ा, कोई ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं AS9। चलो, तो हेडिंग डालो AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। पहले कुछ चीजें, छोटी कुछ बातें इसके बारे में लिखते हैं, फिर एक एक पॉइंट को समझना शुरू करेंगे। तो लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, दिस AS इज मैंडेटरी in nature and is to be applied by all entities। मतलब सर AS9 में किसी भी तरीके की कोई भी एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। AS9 हर एक बिजनेस एंटिटी को लगाना है, मैंडेटरी होता है ये। अब नाम क्या है इसका, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो सबसे पहले हमें टर्म क्लियर करनी है कि सर ये रेवेन्यू क्या है। लिखो, revenue means gross inflow of cash and receivables arising from sale of goods rendering of services or from interest, dividend and रॉयल्टी। हाँ जी, रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, वो कहता है रेवेन्यू मींस gross inflow of cash and receivables arising from what, arising from sale of goods, rendering of services or from interest, dividend and royalty। कहने का मतलब क्या हुआ सर, AS9 के हिसाब से रेवेन्यू की डेफिनेशन में सिर्फ तीन चीजें कवर्ड है, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। यही तीन चीजें कवर्ड है। इसके अलावा अगर आपकी कोई इनकम आती है तो वो AS9 में कवर्ड नहीं है। तो AS9 क्या कहता है, AS9 में रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या गिवन है, वो कहता है रेवेन्यू का मतलब हुआ कि कैश आना या फिर डेटर्स आना। रिसीवेबल मतलब डेटर्स। भाई जरूरी थोड़ी ना है कि रेवेन्यू आप तभी बोलोगे जब आपके पास कैश आएगा, नहीं सर, एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग होती है। एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग होने का मतलब क्या है कि हम रेवेन्यू को उसके कैश से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर हमारे पास डेटर्स भी क्रिएट हो रहे हैं तब भी हम मानेंगे कि भाई हमारे पास रेवेन्यू आ गया है। भाई आप गुड्स को क्रेडिट पे बेचते हो, जैसे ही आपने गुड्स को क्रेडिट पर बेचा, सेल बुक करते हो या नहीं करते हो, करते हैं। बल जरूरी थोड़ी ना कैश आए, क्रेडिट सेल भी तो होती है, डेटर्स भी तो आप रिकॉर्ड करते हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश और रिसीवेबल्स, चाहे कैश आए चाहे कोई डेटर क्रिएट हो जाए, लेकिन किन से, तीन ही चीजों से। पहली चीज सेल ऑफ गुड्स,
दूसरी चीज रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, और तीसरी चीज इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। ये तीन ही चीजों से हमारा क्या बनता है, AS 9 के हिसाब से रेवेन्यू माना जाता है। फिर वो कहता है इट डज नॉट इंक्लूड रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। भाई अगर आपने कोई अपने एसेट्स बेचे हैं, अगर आपने कोई अपने एसेट्स वगैरह बेचे हैं, उससे अगर आपको कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो यहां पर कवर नहीं है। एक्सचेंज डिफरेंस वो भी यहां पर कवर नहीं है सर, उसके लिए तो स्पेसिफिक AS होता है, AS 11। होल्डिंग गेन्स फ्रॉम करंट ऑब्लिक नॉन करंट एसेट्स, होल्डिंग गेन्स फ्रॉम करंट ऑब्लिक नॉन करंट एसेट्स। भाई एसेट को आपने होल्ड करके रखा है, इन्वेस्टमेंट्स का एग्जांपल लो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखा है। होल्ड करके रखा है मतलब खरीद के रख लिया है, आप बेच नहीं रहे। आप क्या वेट कर रहे हो, आप ये वेट कर रहे हो कि सर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए। जनरली हम प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद के हम उसको होल्ड करके चलते हैं कई सालों तक। किस लिए होल्ड करके चलते हैं, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि सर जब भी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी हम उसको बेच के प्रॉफिट कमा लेंगे। तो वो रेवेन्यू भी यहां पर कवर नहीं है, उसके लिए स्पेसिफिक AS होता है, AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद रेमिशन ऑफ लायबिलिटीज, रेमिशन ऑफ लायबिलिटीज। सर रेमिशन का मतलब क्या होता है, रेमिशन का मतलब होता है वेव ऑफ हो जाना। वेव ऑफ हो जाना मतलब लायबिलिटीज जो आपके क्रेडिटर्स वगैरह थे या आपके लोन्स वगैरह थे, उनमें माफी मिल गई है, उनमें कोई माफी मिल गई है, छूट मिल गई है, तो वो भी तो हमारे लिए एक फायदा है। लेकिन वो फायदा भी AS 9 में कवर्ड नहीं है। सर एग्जांपल दो रेमिशन ऑफ लायबिलिटी का। आपने अपने क्रेडिटर से सेटलमेंट करी कि भाई फॉर एग्जांपल आपको किसी क्रेडिटर को 1 लाख रुपए देने हैं, तो आपने अपने क्रेडिटर से सेटलमेंट करी कि भाई एक काम करते हैं, हम अमाउंट को सेटल करते हैं लेकिन मैं 80,000 रुपए दे देता हूं, और आपका क्रेडिटर मान भी गया। तो मुझे बताओ आपको 20,000 का फायदा हुआ या नहीं? बिल्कुल हो गया। लोन की बात करो, सर लोन ले रखा है आपने, फॉर एग्जांपल आपने एक होम लोन ले रखा है, और जब आपने लोन लिया था तो वो 9% के इंटरेस्ट के हिसाब से लिया था, लेकिन लोन का इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो गया, लेट अस से 6% हो गया, और आपने बैंक में जाके अपने लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करा ली। उसे बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग करना, बैंक वगैरह कर देते हैं सब्जेक्ट टू सम डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देने के बाद आपके लोन की रीस्ट्रक्चरिंग होगी और आपका इंटरेस्ट रेट का थोड़ा आपको क्या मिल गई सर, कंसेशन मिल गया, माफी मिल गई। तो वो भी तो एक तरीके से फायदा है, लेकिन वो फायदा भी AS 9 में कवर नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ सर, AS 9 में क्या कवर्ड है? AS 9 में सिर्फ 3 ही चीजें कवर्ड है कि रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, और थर्ड इज इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। क्लियर पॉइंट? आगे देखो पॉइंट नंबर 3, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। Revenue recognition means timings of recording revenue, timings of recording revenue in normal course of transaction, in normal course of ट्रांजैक्शन। हाँ जी, वो क्या कहता है सर, रेवेन्यू हमने समझ लिया। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब क्या हुआ? सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब हुआ कि आपको टाइम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइम पे मैं पर्टिकुलर रेवेन्यू को रिकॉर्ड करूं। भाई जैसे सेल ऑफ गुड्स है, तो व्हेन यू विल बुक योर सेल ऑफ गुड्स, कि सेल ऑफ गुड्स की सेल की एंट्री कब पास करोगे। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है, तो सर सर्विस से इनकम को कब रिकॉर्ड करोगे। इंटरेस्ट इनकम आपने कमा ली है, तो इंटरेस्ट की इनकम को कब रिकॉर्ड करोगे। रॉयल्टी की इनकम को कब रिकॉर्ड करोगे। डिविडेंड की इनकम को कब रिकॉर्ड करोगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब होता है टाइमिंग, कि व्हेन यू विल रिकॉर्ड योर पर्टिकुलर रेवेन्यू। क्लियर पॉइंट? अब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सर रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। तो सबसे पहले लिखते हैं सेल ऑफ गुड्स।
सेल ऑफ गुड्स की अगर मैं बात करूं, सर स्टैंडर्ड बड़ा नहीं है, स्टैंडर्ड तो छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट काफी है। सेल ऑफ गुड्स, और एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है इसका। सेल ऑफ गुड्स की अगर मैं बात करूं तो वो कहता है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स should be recognized if all the following conditions are satisfied। कि सर गुड्स की सेल से, भाई गुड्स की सेल मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा ये माउस बना के बेचने का बिजनेस है, या मैं माउस का ट्रेडर हूं या मैं माउस का मैन्युफैक्चरर हूं, तो मेरा बिजनेस क्या हो गया, मेरा सेल ऑफ गुड्स क्या होंगे सर, माउस बना बना के बेचते हैं या माउस की ट्रेडिंग करनी है, माउस मतलब कंप्यूटर एसेसरीज की ट्रेडिंग करनी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ सर, मैं अपने सेल ऑफ गुड्स की रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करूंगा, उसके लिए आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन क्या है, ओनरशिप of goods have been transferred, ownership of goods have been transferred to buyer, generally ownership gets transferred थ्रू इनवॉइस, थ्रू इनवॉइस। भाई पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन कहता है कि भैया ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी चाहिए टू द बायर, कि बायर को हमने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। जनरली ओनरशिप इनवॉइस के थ्रू ट्रांसफर होती है। अब मेरे पास ये माउसेस है, मेरे पास कोई बंदा आया फॉर एग्जांपल 100 माउस का ऑर्डर दे गया, वो कहता है कि भैया डेल कंपनी के मुझे 100 माउस चाहिए। मैंने बोला ठीक है भैया 600 रुपए के हिसाब से डेल कंपनी के 100 माउस आपको सप्लाई कर दूंगा। अभी क्या हुआ है, अभी तो उसने मेरे को ऑर्डर दिया है, अभी तो उसने मेरे को क्या दिया है, ऑर्डर दिया है। क्या मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, आंसर इज नो। अभी तो आई हैव रिसीव परचेज ऑर्डर ओनली। ओनरशिप कब ट्रांसफर मानी जाएगी, ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी कि जब मैं इसका इनवॉइस रेस कर दूंगा कि ये लो भैया, क्या इनवॉइस रेस करूंगा, थोड़ा सा आई होप ये समझते होंगे आप। इनवॉइस रेस करना, इनवॉइस रेस करने का मतलब क्या हुआ, मैं उसको इनवॉइस रेस करूंगा किस तरीके से, एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, यहां मेरा नाम हो गया, मेरी फर्म का नाम हो गया, यहां मेरा एड्रेस हो गया, यहां मेरा जीएसटी नंबर हो गया। आजकल तो सर जीएसटी नंबर चलते हैं, आपको पता ही है। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि भैया क्वांटिटी मेरे को 100 माउस बेचने हैं, 100 माउस, मैंने रेट लगाया इसका लेटर से 600, तो कितने रुपए का सामान बेच दिया मैंने उसे 60,000 का सामान बेच दिया, और इस पे मैंने लेटर से 18% का जीएसटी है तो 18% का जीएसटी चार्ज किया। मे बी इट कैन बी आईजीएसटी और इट कैन बी सीजीएसटी और एसजीएसटी। सर ये समझते हो ना, आईजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर आप आउटसाइड दिल्ली, आउटसाइड अपनी स्टेट माल बेच रहे हो तो आईजीएसटी लगता है, और विद इन द स्टेट माल बेच रहे हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। मतलब अगर मैं दिल्ली का बंदा हूं और मेरे पास ऑर्डर हरियाणा से आ रखा है तो आई विल चार्ज आईजीएसटी, और अगर मेरे पास दिल्ली का ऑर्डर आ रखा है तो आई विल चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो मैंने जीएसटी वगैरह चार्ज करके यहां पर इनवॉइस वैल्यू करके इनवॉइस रेस कर दिया पार्टी को। यहां मैं पार्टी का नाम लिखूंगा, उसकी डिटेल लिखूंगा, उसका जीएसटी नंबर लिखूंगा। तो मैंने क्या करा, मैंने एक डॉक्यूमेंट इशू कर दिया, दैट इज योर इनवॉइस। तो इनवॉइस बताएगा कि दैट ओनरशिप हैव बीन ट्रांसफर टू द बायर। आया पॉइंट समझ में, बोलो जी। क्या कहता है वो, पहली कंडीशन कहता है कि ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर एंड जनरली ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड थ्रू इनवॉइस। पॉइंट नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंट टू ओनरशिप, risk and reward incident to ownership have been transferred।
have been transferred. Generally, risk and reward gets transferred by delivery of goods except when delivery is postponed. When delivery is postponed. ठीक है जी. वो क्या कहता है? वो कहता है ओनरशिप के साथ साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो जाने चाहिए. सर रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब हुआ कि जो भी आइटम हम बेच रहे हैं उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड भी हमने बायर को ट्रांसफर कर दिए हो. अब बात यह आती है सर रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होते हैं? वो कहता है रिस्क एंड रिवॉर्ड जनरली जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो डिलीवरी के साथ ट्रांसफर होते हैं. जब गुड्स आप डिलीवर कर दोगे तो भाई ऑब्वियसली रिस्क एंड रिवॉर्ड चले गए बायर के पास. अब मेरे पास ये माउस का ऑर्डर आ रखा था, मैंने इनवॉइस रेस कर दिया तो ओनरशिप तो चली गई उसके पास, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड कब जाएंगे? जब मैं सामान दूंगा उसे. समझे या नहीं? सर रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब समझो ना. मेरे पास ये माउस का ऑर्डर आया, 100 माउस का ऑर्डर आया, 60,000 रुपए के माउस का ऑर्डर आ रखा है. मैंने सामने वाली पार्टी को बिल रेस कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी. लेकिन अगर मान लो माउस मैंने अभी उसे डिलीवर नहीं करे और माउस में कोई टूट फूट हो जाती है, माउस में कोई टूट फूट हो जाती है, तो सर वो टूट फूट कौन बियर करेगा? बायर बियर करेगा या मैं बियर करूंगा? प्रैक्टिकली सोचो ना. सर मैंने बिल इशू कर दिया, ओनरशिप उसके पास चली गई, लेकिन माउस अभी मेरे पास ही रखे हुए हैं, मैंने भेजे नहीं है. मान लो अगर माउस में कोई टूट फूट हो जाती है, सर ऑब्वियसली मैं ही तो बियर करूंगा, उस बेचारे बायर की थोड़ी ना कोई गलती है. वो तो कहेगा ना मेरे को तो साफ सामान चाहिए, अदरवाइज मैं आपके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दूंगा. अदरवाइज वो क्या करेगा? मेरे ऊपर कंज्यूमर कोर्ट में केस कर देगा एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. समझते हो या नहीं? तो वो ये कहता है कि सर जनरली रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होते हैं डिलीवरी के साथ. मतलब जब गुड्स डिलीवर कर रहे हो तब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होंगे. बायर की प्रीमाइस में रखते ही अगर मान लो सामान में हो जाती है टूट फूट, फिर सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, फिर तो सर बायर की जिम्मेदारी है. क्योंकि लॉजिकली सोचा ना, सर बायर के पास आ गए ना, अब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस सामान की ड्यू केयर करके वो चले. क्लियर है पॉइंट? बोलो भाई पॉइंट क्लियर है? तो क्या बोला मैंने कि सर रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू द ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर टू द बायर. और जनरल रिस्क एंड रिवॉर्ड किससे ट्रांसफर होता है? थ्रू द डिलीवरी ऑफ गुड्स. अब मैंने यहां पर क्या लिखाया है एक पॉइंट, एक्सेप्ट व्हेन डिलीवरी इज पोस्टपोन्ड. इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेप्ट व्हेन डिलीवरी इज पोस्टपोन्ड. इसका मतलब होता है कि सर अगर मान लो बायर ने खुद ही डिलीवरी रुकवा रखी है तो सर मान लिया जाएगा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर है. भाई मेरे पास ये माउस का ऑर्डर था, मेरे पास 100 माउस बन के तैयार है, रेडी टू डिस्पैच है, पैक वैक करके मैंने रख रखे हैं, लेकिन बायर का फोन आता है मेरे पास और वो ये कहता है कि सर एक काम करो, आज मत भेजना सामान, 3 दिन बाद भेजना, 3 दिन बाद भेजना. लेकिन सर मैंने तो सामान रेडी टू डिस्पैच कर रखा है, 3 दिन बाद भेजना. मैंने कहा चलो ठीक है रख लेता हूं मैं अपने पास. अब मान लो अगर सामान में कोई टूट फूट हो जाती है तो कैन बायर क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम मी? आंसर इज नो. बायर अब मुझसे कंपेंसेशन क्लेम नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि सर मेरे यहां से तो सामान रेडी टू डिस्पैच था, रिस्क एंड रिवॉर्ड तो मैंने उसी दिन ट्रांसफर कर दिए थे व्हेन द गुड्स आर रेडी टू डिस्पैच. अब जिम्मेदारी किसकी है? अब जिम्मेदारी है बायर की कि सर बायर ने नहीं उठाया ना, बायर की गलती, बायर की गलती. तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि सर ओनरशिप मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड. साथ में रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू द ओनरशिप मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड. रिस्क एंड रिवॉर्ड जनरली डिलीवरी से ट्रांसफर होते हैं एक्सेप्ट व्हेन डिलीवरी इज पोस्टपोन्ड बाय द बायर. और थर्ड पॉइंट एंड मेन पॉइंट इज there should be no uncertainty regarding consideration and its collection.
देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन। मतलब सर कंसिडरेशन में और उसकी कलेक्शन में कोई भी सर अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। अनसर्टेनिटी मतलब सर कलेक्शन आने की उम्मीद ही नहीं है, दैट इज नोन एज अनसर्टेनिटी। तो कोई ऐसी ना उम्मीद ना हो, कोई ऐसी ना उम्मीद ना हो, मतलब कंसिडरेशन और उसकी कलेक्शन सर्टेन होनी चाहिए। सर एग्जांपल से इलस्ट्रेट करो। कंसिडरेशन का मतलब है सर पैसा। अब मैंने क्या करा था, मैंने माउस का रेट क्या लगाया था, एग्जांपल याद हो तो मैंने माउस का रेट लगाया था 600 रुपए पर माउस, लेकिन बायर ने उस 600 रुपए को एग्री नहीं किया था। बायर कहता देख लेंगे, बायर कहता देख लेंगे। अब मुझे बताओ देख लेंगे और मैंने बिल पे लिख दिया 600 रुपए, क्या कंसिडरेशन सर्टेन है? क्या कंसिडरेशन सर्टेन है? आंसर इज नो, क्योंकि अनसर्टेनिटी सर प्राइस ही फिक्स नहीं है। मैं अपनी मर्जी से सेलर हूं, जो मर्जी बोलता रहूं। सर बायर की भी तो एग्रीमेंट होनी चाहिए, बायर भी तो एग्री करना चाहिए। ये तो होता है सर अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन। कलेक्शन की बात करूं तो कलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि सर मैंने प्राइस तय हो गया हमारा 600 रुपए का, लेकिन बाद में पता लगा कि भैया ये जो बायर है ये तो बाजार में दिवालिया हो चुका है, ये तो बैड डेट्स बना घूम रहा है लोगों का। समझते हो ना, दिवालिया होना, बैड डेट्स होना, कि सर लोगों के पैसे मार मार के भाग रहा है वो तो बैड डेट्स बना घूम रहा है मार्केट में। अब मुझे बताओ क्या मेरे मन में डर आएगा नहीं आएगा? क्या मेरे मन में डर आएगा नहीं आएगा? ऑब्वियसली सर मेरे मन में डर आएगा। क्या डर आएगा कि कहीं मेरा पैसा भी ना मर जाए, कहीं मेरा पैसा भी ना डूब जाए। तो सर ऐसी कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन। जब ये तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं, तब आप सेल ऑफ गुड्स का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे। ठीक है जी, तो क्या देखा हमने कि सर सेल ऑफ गुड्स के केस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज अगर आपको करना है तो यू नीड टू सेटिस्फाई 3 कंडीशन। पहली कंडीशन इज ओनरशिप मस्ट हैव बीन ट्रांसफर टू द बायर, कि सर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। जनरली ओनरशिप इनवॉइस रेज करते ही ट्रांसफर हो जाती है। दूसरी चीज सर रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू द ओनरशिप मस्ट हैव बीन ट्रांसफर टू द बायर। रिस्क एंड रिवॉर्ड जनरली डिलीवरी के साथ ट्रांसफर होते हैं, एक्सेप्ट व्हेन डिलीवरी हैज बीन पोस्टपोन्ड बाय द बायर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी विथ रिगार्ड टू कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन। सर कंसिडरेशन और कलेक्शन में कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। पॉइंट समझ में आता है? सर एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन बताओ मेरे को। मान लो जब मेरे पास ऑर्डर आया था, जब मैंने इनवॉइस वगैरह रेज किया था, तो सर कोई अनसर्टेनिटी नहीं थी, कोई अनसर्टेनिटी उस टाइम पे नहीं थी, तो मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन सर अगर बाद में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के बाद में वो पर्सन हो जाता है बैड डेट्स, तो क्या होगा? तो सर रेवेन्यू तो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, हमें जिस टाइम पे आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो उस टाइम पे चेक करना है कि सर कोई अनसर्टेनिटी ना हो। बाद में अगर हो रहा है तो सर वो आपका लॉस है, दैट इज योर कोर बैड डेट्स, वो आपका नुकसान है। ठीक है जी, तो मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते समय अगर आपको लगता है सर अनसर्टेनिटी है, तो दैट रेवेन्यू कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। क्लियर है पॉइंट? बोलो जी, पॉइंट क्लियर? ये था हमारा सेल ऑफ गुड्स की बात। अगला आता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज कि सर सर्विसेज के केस में एक सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज के केस में रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करता है। देखो मैं आपको टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आई एम द सर्विस प्रोवाइडर, तो मैं टीचिंग से रिलेटेड रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करूंगा, इसका एक तरीका है, पहले लिख लेते हैं। वो कहता है रेवेन्यू फ्रॉम services is recognized if all the following conditions are satisfied। सेल ऑफ गुड्स के लिए हमने एग्जांपल लिया था माउस का, और यहां पर सर्विस के लिए मैं एग्जांपल लूंगा कि मैं आपको कोचिंग सर्विस दे रहा हूं, टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, कोचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। पहला पॉइंट, सर्विसेज हैव बीन परफॉर्म्ड
कि सर परफॉर्मेंस जरूरी है, परफॉर्मेंस जरूरी है। इसका मतलब इट मींस सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड wholly or partially. Services have been rendered wholly or partially. Revenue can be recognized on completed contract method or percentage of completion method. Completed contract method or percentage of completion method. लिखो अंडर completed contract method, under completed contract method, revenue is recognized when services have been wholly performed, services have been wholly performed under percentage of completion method, under percentage of completion method, revenue is recognized when revenue is recognized on the basis of portion of services performed, on the basis of portion of services performed. First point. Second point is same as second point. There is no uncertainty regarding its consideration and its collection. Regarding consideration and its collection. नोट कर लो इसे एक बार, फिर मैं इसको समझाता हूं एग्जांपल के साथ. हाँ जी, अब देखो ये क्या कहता है. वो कहता है एक सर्विस प्रोवाइडर किस तरीके से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेगा. अपना एग्जांपल लेता हूं, कोचिंग सर्विस का एग्जांपल लेता हूं. वो कहता है मैं अपनी इनकम को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करूंगा. मान लो आप लोगों ने मुझे फीस दे दी. भाई मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ, मैंने बोला कि भैया एक हफ्ते मतलब एक डेडलाइन दे दी, लेट अस से आज जो भी तारीख है, मैंने बोला 5 दिन बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. 5 दिन बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन फीस आपने मेरे को आज ही दे दी, एडवांस चलती है, आपने मेरे को फीस दे दी. मुझे बताओ, जैसे ही आपने मेरे को फीस दी, शैल आई रिकॉग्नाइज दैट फीस एज माई रेवेन्यू.
लॉजिकली बताओ, अभी छोड़ दो एएस को, स्टैंडर्ड छोड़ दो, लॉजिकली बताओ कि सर आपने मुझे फीस दे दी, क्लासेस शुरू होनी है 5 दिन बाद, तो शैल आई रिकॉग्नाइज दैट अमाउंट एज माई रेवेन्यू? बोलो जी, रिकॉग्नाइज करूं या नहीं करूं? आंसर इज नो। क्योंकि सर वो तो रिसीव्ड इन एडवांस है, वो तो फीस रिसीव्ड इन एडवांस है। जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हो जाती तो उससे पहले पहले आप मुझसे पैसे वापसी भी तो मांग सकते हो। अब वो बात की बात है, मैं रिफंड करूं ना करूं वो मेरी मर्जी है, लेकिन सर आपके पास राइट है ना पैसा वापसी मांगने का। आप कह दो सर हमारा मन पलट गया, हमें नहीं लेनी आपसे क्लास, छोड़ो। ठीक है जी, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर 5 दिन बाद जब क्लास स्टार्ट होंगी तभी तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना शुरू करूंगा। इसको बोलते हैं सर सर्विसेज मस्ट हैव बीन परफॉर्म्ड। परफॉर्मेंस जरूरी है सर्विस की, परफॉर्मेंस जरूरी है सर्विस की। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है कि सर मेरे पास 2 ऑप्शन क्या है, या तो मैं कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड फॉलो कर लूं या मैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलो कर लूं। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि मान लो 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने क्लासेस चलनी है, 3 महीने का कोर्स है, या तो मैं 3 महीने बाद जाकर रेवेन्यू को बुक करूं, समझ रहे हो, या तो मैं 3 महीने बाद जाकर रेवेन्यू को बुक करूं, या फिर मैं हर महीने कुछ पोर्शन, भाई जितना जितना मेरा काम कंप्लीट हो रहा है, जितना जितना मैं आपको कोर्स कंप्लीट करा रहा हूं, उतना उतना पोर्शन क्या करूं, रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना शुरू करूं। सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लेना। सर्विस प्रोवाइडर, आप लोग कल को सर सर्विस ही प्रोवाइड करने वाले हो इंडस्ट्री में, आप लोग क्वालिफाई करके आप सर्विस प्रोवाइडर ही तो बनने वाले हो, आप कोई गुड्स थोड़ी ना बेचने वाले हो मार्केट में, आप एक सर्विस प्रोवाइडर बनने वाले हो, तो आपको अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड तो ठीक तरीके से करना होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर पैसा भले ही मुझे एडवांस में मिल गया, लेकिन रेवेन्यू में तब रिकॉर्ड करूंगा जब मैंने सर्विसेज को परफॉर्म कर दिया है। अब या तो मैं कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड फॉलो करूं, मतलब जब मैंने पूरी सर्विस को परफॉर्म कर दिया तब रिकॉर्ड करूं उसे, या फिर मैं क्या करूं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से काम कर लूं कि भाई जैसे जैसे काम पूरा होता जाएगा उतना उतना पोर्शन में रेवेन्यू रिकॉर्ड करता चला जाऊंगा। ठीक है जी, समझ गए। और सेकंड एंड अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इट्स कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन। भाई ऐसा ना हो कि आप में से कोई ऐसा पर्सन हो, जो कोई ऐसा पर्सन निकले कि जिसका कंसिडरेशन में फिक्स नहीं कर पा रहा, और मुझे पता है ये बच्चा फीस नहीं देगा, क्लासेस लेगा फीस नहीं देगा, तो सर मैं उसका रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड कर सकता हूं? रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता, क्योंकि सर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सर एक सर्विस प्रोवाइडर सर्विस परफॉर्मेंस के बेस पर रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा, दैट इज एज पर कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, मतलब जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट, जो मेरा काम था, सर्विस था, वो पूरी तरीके से रेंडर कर दिया मैंने, या फिर परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, मतलब पार्ट्स में जितना जितना काम कंप्लीट होता रहे उतना उतना मैं सर्विस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करता चला जाऊंगा। मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, या एक कॉस्ट अकाउंटेंट है, आईटीआर का काम आया, भैया आईटीआर भरनी है। अब क्लाइंट आया उसके पास, वो कहता है मेरी इनकम टैक्स रिटर्न भर दो, कंपनी का लेके आ गया डेटा वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह, वो कहता है मेरी इनकम टैक्स रिटर्न भर दो। मैंने कहा ठीक है भैया 10,000 रुपए लगेंगे आईटीआर भरने के। वो मेरे को 10,000 रुपए का चेक देके चला गया। मुझे बताओ अभी मैंने रिटर्न भरनी शुरू नहीं करी है, क्या मैं उस 10,000 को, जैसे ही मुझे चेक मिला, क्या मैं 10,000 को इनकम बुक कर लूं? सर गलत है, मार्केट में कर लेते हैं लोग, दैट इज बट AS 9 के अगेंस्ट है, वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रिकॉर्ड तब करोगे जब आपने सर्विस को पूरा कर दिया, परफॉर्मेंस जरूरी है। अब मान लो आईटीआर भरने में आपको 2 दिन लग रहे हैं, तो सर ऑब्वियसली वहां पर मैं परसेंटेज कंप्लीशन तो लगाऊंगा नहीं, मैं क्या बोलूंगा कि जैसे ही मैंने आईटीआर पूरी कर दी, भर दी, फाइल कर दी, तभी मैं उस 10,000 रुपए को अपनी इनकम रिकॉर्ड करूंगा। सर एंट्री क्या बनेगी? सर एंट्री क्या बनाऊं? अगर मान लो पैसा मेरे पास एडवांस में आता है तो एंट्री क्या बनाऊंगा? मैं एंट्री डालूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। मान लो 10,000 रुपए आपके पास आए तो आपने क्या बोला? आपने बोला सर बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, ये पहली एंट्री डाली। और जब आपकी सर्विस पूरी कंप्लीट हो गई, तो आप एंट्री क्या डालोगे? आप बोलोगे सर एडवांस इनकम डेबिट टू इनकम। दिस इज एज पर कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। अगर मैं परसेंटेज कंप्लीशन लगाता यहां पर, तो सर मैं पार्ट्स में रिकॉर्ड करता। क्या बोलता? मैं बोलता सर एडवांस इनकम में से कितना पोर्शन, मान लो 20%, तो मैं बोलूंगा एडवांस इनकम टू इनकम आज 2,000 रुपए,
यानी कि अभी भी 8,000 रुपए एडवांस इनकम में पड़े रहेंगे, फिर 2,000 का काम पूरा किया तो और 2,000 रुपए ट्रांसफर करें, मतलब ऐसे ऐसे करके मैं अपने क्या करूंगा, अमाउंट को ट्रांसफर करता चला जाऊंगा। दैट मेथड इज नोन एज परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। समझ में आए दोनों? बताइए जी, क्लियर हुई चीजें? और सेकंड पॉइंट क्या है, देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इट्स कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन। किसी प्रकार की कोई अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। क्लियर? आगे लिखो। ये था हमारा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के ऊपर। और अगला हमें एएस में क्या करना है, सिक्स्थ इज योर रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। लिखो। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, revenue is recognized from dividend, interest or royalty if all of the following conditions are satisfied. If all of the following conditions are satisfied, क्या कहता है ये? पहली कंडीशन, there should be no uncertainty regarding कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन। सर ये पॉइंट तो हमेशा ही रहेगा कि किसी भी प्रकार की कोई अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन। सर सेम पॉइंट इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी में भी चलेगा। मान लो आपको किसी कंपनी से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आना है, भाई आपने किसी कंपनी के डिबेंचर ले रखा है तो आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आना है, आपने शेयर्स ले रखे हैं आपके पास डिविडेंड आना है, या आपने किसी को अपने राइट्स दे रखे हैं तो आपके पास रॉयल्टी आनी है। ठीक है, अब मान लो जिस कंपनी से आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम आनी है वो कंपनी लिक्विडेट हो रही है, वो कंपनी क्या हो रही है सर, लिक्विडेट हो रही है, वाइंड अप हो रही है। मुझे बताओ सर क्या इंटरेस्ट आने की सर्टेनिटी है, कंसिडरेशन आने की सर्टेनिटी है, डिविडेंड आने की सर्टेनिटी है? आंसर इज नो। तो अगर अनसर्टेनिटी है तो यू कैन नॉट रिकॉर्ड योर रेवेन्यू। तो देयर मस्ट बी सर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन। सर कंसिडरेशन सर्टेनिटी तो होनी मस्ट है। पॉइंट नंबर 2, परफॉर्मेंस हैव बीन कंप्लीटेड। परफॉर्मेंस हैव बीन कंप्लीटेड। सर परफॉर्मेंस भी पूरी हो जानी चाहिए। सर ये परफॉर्मेंस क्या है? अब परफॉर्मेंस मतलब अगर आप इंटरेस्ट की बात करो, अगर आप इंटरेस्ट की बात करो तो सर टाइम पीरियड हैव बीन एक्सपायर्ड, हैव बीन एक्सपायर्ड मतलब आप जिस पीरियड का इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हो तो सर वो पीरियड पूरा हो जाना चाहिए। मान लो आप 3-3 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना चाहते हो तो सर हर 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ही तो इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करोगे। भाई ऐसा थोड़ी ना कि जनवरी टू मार्च का मेरे को इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है, 1/1/20 से लेकर 31 मार्च 20 तक का आई हैव टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट, तो पहली जनवरी को थोड़ा ना रिकॉर्ड करूंगा, जब टाइम पीरियड पूरा होगा तभी तो रिकॉर्ड करूंगा। भाई तभी तो बोलूंगा ना कि मैंने 3 महीने का इंटरेस्ट कमा लिया। भाई एज सिंपल एज दैट, लॉजिकल चीज है कि जब मेरा टाइम पीरियड पूरा होगा देन ओनली आई विल से दैट आई हैव अर्नड दैट इंटरेस्ट। अगर आप ईयरली इंटरेस्ट बुक करना चाहते हो तो सर साल पूरा होने के बाद ही तो बोलोगे कि आपने इंटरेस्ट कमा लिया, आप पहले दिन थोड़ी ना बोल दोगे कि मैंने इंटरेस्ट कमा लिया। पॉइंट समझ में आता है? अगर मैं बात करूं डिविडेंड की तो सर डिविडेंड में कंपनीज एक्ट में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि सर राइट टू रिसीव
डिविडेंड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, कि सर राइट टू रिसीव डिविडेंड आपके पास आ जाना चाहिए, राइट टू रिसीव डिविडेंड आपके पास आ जाना चाहिए। मुझे बताओ राइट टू रिसीव डिविडेंड कब आएगा आपके पास? दो केसेस होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले डिविडेंड को रिकमेंड करते हैं, कंपनी लॉ के सेक्शन 123 से लेकर 127 डील करते हैं किसको? डिविडेंड को। कंपनी लॉ के, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 123 से लेकर 127 तक डिविडेंड को डील करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड को रिकमेंड करते हैं, प्रपोज करते हैं। मुझे बताओ जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड को रिकमेंड कर दिया, प्रपोज कर दिया, क्या आपके पास एज अ शेयर होल्डर क्या आपके पास राइट टू रिसीव डिविडेंड आया? आंसर इज नो। अभी आपके पास राइट टू रिसीव डिविडेंड नहीं आया। राइट टू रिसीव तक कब आएगा? व्हेन शेयर होल्डर्स डिक्लेयर डिविडेंड एट एजीएम। सर राइट टू रिसीव डिविडेंड कब आएगा? पहले बोर्ड ने रिकमेंड किया, कोई बात नहीं, उसके बाद सब शेयर होल्डर्स एक्चुअली में डिविडेंड को डिक्लेयर करेंगे एट एजीएम, तब आपके पास एज अ शेयर होल्डर तब आपके पास राइट टू रिसीव डिविडेंड आएगा। क्लियर है पॉइंट? तो शेयर होल्डर की डिक्लेरेशन जरूरी है, तभी आपके पास राइट टू रिसीव डिविडेंड आएगा। इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, और लास्ट इज योर रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब होता है सर आपने किसी को अपने राइट्स दे रखे हैं और आप उससे रॉयल्टी लेते हो। भाई फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंटेंट रेडी किया, मैंने एक किताब का कंटेंट रेडी किया और वो किताब का कंटेंट मैंने किसी को दे दिया, वो मेरे किताब के कंटेंट को यूज करके इनकम कमा रहा है, तो मैं उससे क्या करूंगा? मैं उससे कुछ रॉयल्टी लूंगा। अब वो रॉयल्टी डिपेंड कर सकते हैं, मैं मंथली रॉयल्टी भी ले सकता हूं, मैं उसकी सेल पे रेवेन्यू का परसेंटेज फिक्स करके भी रॉयल्टी ले सकता हूं, जैसे मर्जी मैं रॉयल्टी लेना चाहूं मैं ले सकता हूं। भाई मैं आपको अपनी कोचिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल लेता हूं। क्या होता है कि हम जो ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, आप लोगों को भी अच्छी तरीके से पता होगा कि हम जो ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, तो हम ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करके हम इसको सेल करते हैं। कैसे सेल करते हैं भाई? या तो मैं डायरेक्ट सेल कर लूं, मेरे पास कस्टमर आ रहा है, मेरे पास बच्चा आ रहा है और मैं उसको डायरेक्टली लेक्चर्स को सेल कर रहा हूं। एक तो ये तरीका है ही मेरे पास इनकम का। दूसरा तरीका क्या होता है कि अलग अलग पोर्टल्स बने हुए हैं मार्केट में, अलग अलग पोर्टल्स बने हुए हैं। अब मैं किसी पोर्टल का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लगेगा कि मैं उस पोर्टल की मार्केटिंग कर रहा हूं। नहीं, अलग अलग पोर्टल्स बने हुए हैं। तो हम क्या करते हैं? हम अपने लेक्चर्स को उन पोर्टल्स पे अपलोड करते हैं, उन पोर्टल्स को देते हैं। अब वो पोर्टल क्या करता है? वो पोर्टल आप लोगों को एज अ स्टूडेंट आप लोगों को लेक्चर्स क्या करता है? हमारे सेल करता है। मुझे बताओ उस चीज के लिए मैं उनसे कुछ पैसे लूंगा ना, मैंने क्या करा? मैंने अपना कंटेंट रेडी किया और उन पोर्टल्स पे दिया, तो आई विल चार्ज रॉयल्टी फ्रॉम दैट पोर्टल्स। अब वो रॉयल्टी फिक्स होती है, अब वो रॉयल्टी हम एग्रीमेंट में फिक्स कर लेते हैं। भाई या तो मैं उनसे मंथली चार्ज कर लूंगा, या फिर मैं उन्हें बोलूंगा कि जैसे जैसे सेल हो जाएगी उसका परसेंटेज मुझे देते रहना। दैट इज नोन एज रॉयल्टी। ठीक है जी। तो वो कहता है कि रॉयल्टी कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? रॉयल्टी के लिए आपको कंडीशंस देखनी है। कंडीशंस ऑफ रॉयल्टी एग्रीमेंट have been satisfied। ठीक है जी। कंडीशन फॉर रॉयल्टी एग्रीमेंट हैव बीन सेटिस्फाइड। भाई हम दोनों के, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल ले रहा था, मैंने किसी पोर्टल को अपनी क्लासेस दे रखी है, अपने लेक्चर्स दे दिए और मैंने बोला कि भैया लेक्चर्स आप भेज देना, तो मैं उनसे रॉयल्टी चार्ज करूंगा। तो हम दोनों के बीच में, मेरे और उस पोर्टल के बीच में एक एग्रीमेंट हो रखा होगा, एक रिटन एग्रीमेंट हो रखा होगा। तो उस एग्रीमेंट में जो कंडीशन लिखी है उसके बेसिस पर आई विल रिकॉर्ड माई रॉयल्टी इनकम। कैसे सर? एग्जांपल के तौर पे मान लो उस एग्रीमेंट में कंडीशन लिखी है कि जैसी क्लासेस बिकेंगी तो मेरे पास एक मेल आ जाएगा, कि दैट पोर्टल हैव सोल्ड सम क्लासेस टू पर्सन एक्स एट दिस रुपीज, एट लेट अस से 10,000 रुपीज। तो जैसे 10,000 रुपए
जैसे 10,000 रुपए की मेरे पास मेल आई तो मैं बोल दूंगा ना कि भैया मेरे पास रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का अमाउंट आ गया। सर पैसे थोड़ी ना है, तो मैंने बोला ही नहीं पैसे आने जरूरी है। मैंने क्या बोला था, रेवेन्यू की डेफिनेशन में ही लिखवाया था कि चाहे कैश आ जाए या फिर रिसीवेबल भी क्रिएट हो जाए। अब मेरे पास वो पोर्टल एज अ डेटर क्रिएट हो गया ना, मुझे उससे पैसे लेने हैं तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा। तो वो डिपेंड करता है रॉयल्टी के केस में कि रॉयल्टी एग्रीमेंट क्या कह रहा है, उसकी कंडीशन के हिसाब से आप काम करोगे। क्लियर पॉइंट? तो ये हमने देख लिया इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी का भी केस। तो तीनों देख लिया हमने, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 6। आगे लिखो पॉइंट नंबर 7। रेवेन्यू फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम्स और प्राइस रिविजन्स। रेवेन्यू फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम और प्राइस रिविजन्स शुड बी recognized if its collection and amount is certain. रेवेन्यू फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम और प्राइस रिवीजन शुड बी रिकॉग्नाइज इफ इट्स कलेक्शन एंड अमाउंट इज सर्टेन। सर इंश्योरेंस क्लेम आप अच्छे से समझते हो कि भाई मैंने अपने किसी सामान का, किसी गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा था। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया था, मेरी कार होगी डैमेज तो मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिलना है। अब बात यह आती है कि सर इंश्योरेंस क्लेम को मैं कब रिकॉर्ड करूंगा एज माई इनकम, जब इंश्योरेंस क्लेम मिलने की जो कलेक्शन है, जो अमाउंट है वो क्या हो जाए, सर्टेन हो जाए। भाई जब अमाउंट फिक्स हो जाएगी मुझे इतना क्लेम मिलना है, भाई पहले क्या होगा, प्रैक्टिकली सोचो, गाड़ी जल गई, गाड़ी चोरी होगी, जो मर्जी हुआ, मैंने क्या करा, इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई किया। मैं बोलूंगा पहले कि भैया मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख रुपए कहती है तो आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो। मैंने एक मेल डाल दी, ड्राफ्ट कर दी इंश्योरेंस कंपनी को। अब मुझे बताओ क्या इंश्योरेंस कंपनी मेरी मेल आते ही 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगी? आंसर इज नो। भाई इंश्योरेंस कंपनी भी तो अपना प्रोसीजर पूरा करेगी, वो सर्वे करवाएगी, वो देखेगी कि भाई एक्चुअली में गाड़ी इनकी चोरी हुई है या नहीं हुई। चोरी के केस में मुझसे एफआईआर मांगेगी, जलने के केस में भी वो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगेगी। फिर वो देखेगी कि 5 लाख रुपए मैं बोल रहा हूं, फिर इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि भैया 5 नहीं 4.5 बनते हैं या 4 बनते हैं या जो भी अमाउंट है। इंश्योरेंस कंपनी जब वो अमाउंट फिक्स कर देगी और वो बोलेगी कि आपके अकाउंट में 1 हफ्ते के अंदर अंदर पैसे आ जाएंगे, तब बोला जाएगा कि अमाउंट एंड कलेक्शन इज सर्टेन। तो इंश्योरेंस क्लेम के केस में अमाउंट और उसकी कलेक्शन सर्टेन होनी चाहिए, तभी आप इंश्योरेंस क्लेम का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। पॉइंट समझ में आया? उसके बाद होता है सर एक और होता है टर्म प्राइस रिवीजन्स। प्राइस रिवीजन मतलब आपने अपने गुड्स के प्राइस को बढ़ा दिया, आपने अपने गुड्स के प्राइस को बढ़ा दिया। सर गुड्स के प्राइस को बढ़ा दिया तो मान लो आपने गुड्स के प्राइस को बढ़ाया और आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, तो आपने बोला कि भाई पिछले 3 महीने में जो भी मैंने आपको सामान सेल किया है ना, उसका प्राइस बढ़ गया है, तो जो एडिशनल अमाउंट बनता है वो आप मुझे दे दो, वो आप मुझे दे दो। सर ऐसे कोई देगा? ऐसे कोई देगा? प्रैक्टिकली सोचो, ऐसे कोई देगा? भाई मैं क्या कह रहा हूं, मैंने एक कस्टमर को पकड़ा, अपने एक रेगुलर कस्टमर को, मैं किसी एरे गहरे कस्टमर से बात नहीं कर सकता इस चीज के बारे में, जो मेरा एक नॉर्मल कंज्यूमर है उससे बात नहीं कर सकता, जो मेरा रेगुलर कस्टमर है उसी से ही मैं प्राइस रिवीजन की बात कर सकता हूं। मैंने बोला कि भाई आप मुझसे ये लेटेस्ट से कैलकुलेटर लेके जाते हो, आप मुझसे हर महीने 100 कैलकुलेटर लेके जाते हो, तो मैंने पिछले 3 महीने में आपको 300 कैलकुलेटर बेच दिए, लेकिन मैंने इस 300 कैलकुलेटर के जो प्राइस आपको लगाए थे वो लगाए थे लेटेस्ट से 200 रुपए, 200 रुपए पर कैलकुलेटर लगाया था। लेकिन मैंने उसको मेल डाली या मैंने उससे बात करी कि सर 200 नहीं 250 के हिसाब से लगेगा, मैंने गलती से आपको 200 रुपए का रेट लगा दिया था, वो 250 है, वो 250 रुपए है, तो 50 रुपए के हिसाब से आपको मुझे एडिशनल पैसा देना पड़ेगा। अब मुझे बताओ क्या वो सामने वाली पार्टी मानेगी इस चीज के लिए? क्या सामने वाली पार्टी मानेगी इस चीज के लिए? आंसर इज मान जाती है, आंसर इज मान जाती है, डिपेंडिंग अपॉन माय नेचर, कि मेरा नेचर कैसा है, मेरी मार्केट में गुडविल कैसी है, और क्या सामने वाली पार्टी मेरे साथ आगे काम करना चाहती है या नहीं करना चाहती। भाई अब सामने वाली पार्टी, आप बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप ही बायर हो लेटेस्ट से, तो आप क्या करोगे, आप कह रहे हो कि यार ये तो 250 रुपए का दे रहा है मेरे को कैलकुलेटर, आप कॉम्पिटिटर ढूंढोगे मेरा,
आप कहोगे मैं दूसरी किसी और से बात करता हूं, मान लो पूरी मार्केट में आपको 280 रुपए से कम नहीं मिल रहा, तो आप मेरे 250 रुपए भी मान जाओगे, आप मेरे 250 रुपए भी मान जाओगे, तो इस केस में आप मेरे 250 रुपए भी एग्री कर जाओगे। पॉइंट समझ में आता है? तो ये होता है प्राइस रिवीजन। तो प्राइस रिवीजन हो या इंश्योरेंस क्लेम हो, उस केस में भी हमें क्या देखना पड़ेगा कि सर कलेक्शन और अमाउंट सर्टेन है या नहीं है। क्लियर पॉइंट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर सर AS 9 के हिसाब से हमें क्या क्या डिस्क्लोजर करने हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। एक तो हमें बताना है कि हमारी रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी क्या है। सेकंड, इफ एनी मेजर रेवेन्यू इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, the fact should be given, the fact should be given कि भाई अगर आपने कोई एक मेजर रेवेन्यू इस साल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, कोई भी कारण है, तो वो कारण बताना पड़ेगा, उसका फैक्ट आपको बताना पड़ेगा। एक पॉइंट और लिख लो, छोटा सा पॉइंट है ये, वैसे मैं आपको पहले बता दिया मैंने। इफ रेवेन्यू have been recognized, आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, बट लेटर ऑन एनी अनसर्टेनिटी अराइजेस, देन मेक, क्या बनाऊं सर, देन मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स, सर आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया, ये माउस वाले एग्जांपल पे दोबारा आ जाओ। आपने 600 रुपए के हिसाब से 60,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। कैसे रिकॉर्ड किया? आपने इनवॉइस भी रेज कर दिया और आपने लेटर से माउस भी डिलीवर कर दिए। पैसे नहीं दिए अभी उस बंदे ने, लेकिन फिक्स हो गया कि हाँ 60,000 रुपए लेने हैं। अब मार्केट में पता लगा कि सर ये बंदा तो लोगों के पैसे मार रहा है, ये बंदा तो लोगों के पैसे मार रहा है, तो अब मेरे अमाउंट में, मेरा जो 60,000 का अमाउंट है उसके अंदर अनसर्टेनिटी आने लग गई है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी आने लग गई है। देन व्हाट वुड आई डू, मैं क्या करूं? सर सिंपल सी बात है, नॉर्मल अकाउंटिंग है कि अगर आपको लगता है कि सर पैसा डूब जाएगा तो आप क्या बना दोगे? आप एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाओगे। लेकिन ये AS 9 का पॉइंट नहीं है, ये AS 4 से उठाया गया पॉइंट है। वो मैंने यहां पर इसलिए लिखवा दिया क्योंकि इससे कनेक्ट हो जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि सर आपने बोला कि सर अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिकॉग्नाइज करने के बाद अगर अनसर्टेनिटी आ जाती है तो क्या करूंगा? तो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओगे, लेकिन वो AS 4 के हिसाब से चलता है। AS 4 होता है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, उसके हिसाब से हमारा काम चलेगा। क्लियर है पॉइंट? बोलिए जी, क्लियर है पॉइंट? तो इसी के साथ हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है कंप्लीट। इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं। आइए जी, let us do the questions। हाँ जी, टोटल हमारे पास इसके हैं 8 क्वेश्चंस हैं और आठों बड़े बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। कोई प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड था ये, लेकिन आपको आंसर लिखना है प्रॉपर तरीके से, तो मैंने आंसर दे रखे हैं, उसको रीड करेंगे।
पढ़ो भैया, क्वेश्चन पढ़ो। वो कहता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड ऑन 31st March 2017 to increase the sale price of certain items retrospectively from 1st January 2017। भाई 31 मार्च 2017 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम 1 जनवरी से हम कुछ अपने गुड्स के प्राइसेस को बढ़ा लेते हैं। इन व्यू ऑफ दिस प्राइस रिवीजन with effect from 1st January 17, the company has to receive 15 lakh from its customer in respect of sale made from 1st January to 31 March 17. Accountant cannot make up his mind whether to include 15 lakh in the sale of 16-17 advice। कहां से क्वेश्चन पूछा सर? उसने प्राइस रिवीजन से पूछा, प्राइस रिवीजन से पूछा। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि सर 31 मार्च 2017 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम 1 जनवरी 2017 यानी कि पिछले 3 महीने में जो भी सेल करी है उन सब का प्राइस बढ़ा देते हैं, अपने कस्टमर्स को बोलते हैं कि सर प्राइस बढ़ गया है। तो इस प्राइस रिवीजन की वजह से उनका 15 लाख रुपए का एडिशनल रेवेन्यू बन रहा है जो कि उन्हें कस्टमर से लेने हैं। अब अकाउंटेंट को यह समझ में नहीं आ रहा है कि सर मैं 15 लाख के रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करूं 16-17 में या ना करूं। क्या बताओगे सर? रिकॉग्नाइज करोगे तब व्हेन देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इट्स कलेक्शन एंड अमाउंट, कि सर मतलब अमाउंट और कलेक्शन सर्टेन होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम प्राइस सच प्राइस रिवीजन। आओ पढ़ो आंसर। सर आंसर्स बड़े ध्यान से पढ़ने होते हैं। वो कहता है कि सर प्राइस रिवीजन was effected during the current accounting period 16-17. As a result, company stands to receive 15 lakh from its customer in respect of sale made from 1st January 17 to 31st March 17. If the company is able to assess, एक मिनट, एक मिनट रुकना, हाँ थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ना ताकि और क्लियरली हो जाए। हाँ, इफ द कंपनी इज एबल टू असेस द अल्टीमेट कलेक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी देन एडिशनल रेवेन्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेट प्राइस रिवीजन में बी रिकॉग्नाइज इन 16-17। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। Y Limited used certain resources of X Limited. In turn, X Limited received rupees 10 lakh and rupees 15 lakh as interest and royalty respectively from Y Limited. ठीक है जी। सर Y Limited ने कुछ X Limited के रिसोर्सेज को यूज करा और Y Limited और X Limited के बीच में क्या हुआ कि हम इंटरेस्ट और रॉयल्टी पे करेंगे। तो X लिमिटेड को 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलना है और 15 लाख की रॉयल्टी मिलनी है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर एंड ऑन व्हाट बेसिस दीज रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय X लिमिटेड। सर सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? टाइम बेसिस पे। और रॉयल्टी कब कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? एज पर द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द रॉयल्टी एग्रीमेंट। एंड पॉइंट क्या है? एक और पॉइंट है कि सर देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन एंड इट्स अमाउंट। पढ़ लो आंसर। वो कहता है एज पर AS9 ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, revenue arising from use by other of enterprise resources yielding interest and royalty should be recognized when no significant uncertainty as to measurability or collectibility exist। वही सेम पॉइंट है, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। These revenue are recognized on the following basis. Interest के केस में on time proportion basis, taking into account the amount outstanding and rate applicable, and royalty on accrual basis in accordance with the terms of the relevant agreement। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन, समझ पा रहे हो क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 3, a claim lodged with the railways इन मार्च 2015 फॉर लॉस ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 2 लाख। भाई अपना एग्जांपल ले लो कि भाई हमारा कोई सामान का नुकसान हो गया था 2 लाख रुपए का, तो हमने रेलवे से 2 लाख रुपए का क्लेम मांगा, रेलवे से 2 लाख रुपए का क्लेम मांगा।
हैड बीन पास्ड फॉर पेमेंट इन मार्च 2017 फॉर 1,50,000। हमने मार्च 2015 में क्लेम 2 लाख के क्लेम के लिए अप्लाई किया, लेकिन मार्च 2017 में वो क्लेम पास हुआ 2 लाख का नहीं 1.5 लाख का। वही रेलवेज ने बोला कि भाई 2 साल का, तो रेलवेज ने एक तो टाइम लिया, और सरकारी डिपार्टमेंट है टाइम तो लगेगा ही। सर रेलवेज ने 2 साल का टाइम लिया और उसके बाद रेलवेज ने बोला कि 2 लाख नहीं 1.5 लाख मिलेगा। नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी व्हेन क्लेम वॉज लॉन्च्ड। जब क्लेम डाला था तब कोई एंट्री नहीं डाली। एडवाइस पी कंपनी लिमिटेड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। वो कह रहा 15 में तो हमने कोई एंट्री डाली नहीं थी क्योंकि क्लेम ही लॉन्च किया था। क्या ठीक किया या नहीं किया? सर बिल्कुल ठीक किया। 15 में एंट्री डलनी भी नहीं चाहिए थी। एंट्री कब डलेगी? इंश्योरेंस क्लेम वाली तो केस आ गया। एंट्री कब डलेगी? जब आपकी अमाउंट की सर्टेनिटी आ जाए और कलेक्शन की सर्टेनिटी आ जाए। 2 लाख रुपए का ना तो अमाउंट की सर्टेनिटी थी, भाई आपने तो बोला 2 लाख रुपए, रेलवे ने थोड़ी ना पास कर दिया कि ना तो अमाउंट की सर्टेनिटी थी ना कलेक्शन की सर्टेनिटी थी। पेमेंट ऑर्डर पास हो गया मार्च 17 में 1.5 लाख रुपए का। अब आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। पढ़ो आंसर। सर बहुत इंटरेस्टिंग ये सही है। वो कहता है AS9 revenue recognition states that where the ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking time of raising any claim, revenue recognition is postponed to the extent of uncertainty involved। देखो वर्ड्स थोड़े अलग है, थोड़ा टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, लेकिन जो मैंने लिखवाया आप वो चीज फॉलो करो, आपका काम बनेगा। When recognition of revenue is postponed due to the effect of uncertainty, it is considered as revenue of the period in which it is probably recognized. In this case, it may be assumed that collectibility of claim was not certain in the earlier period। भाई पहले 2015 में certainty थोड़ी ना थी। This is supposed from the fact that only rupees 150 was collected against the claim of 2 lakh. So this transaction cannot be taken as prior period item। हम इस 2 लाख को prior period item भी नहीं दिखा सकते। हम एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे AS5, वहां पर prior period item डिफाइन होती है। prior period item क्या होती है कि सर पुरानी कोई गलती हमारे अगर सामने आ जाती है, that is known as prior period item। तो सर 2 लाख रुपए आपने रिकॉर्ड नहीं करे, वो कोई गलती नहीं थी। अगर गलती होती तो मैं प्रायर पीरियड आइटम बोलता, लेकिन वो गलती थोड़ी ना थी। वो तो सर अनसर्टेनिटी होने की वजह से आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया, वो तो उल्टा ठीक किया आपने। इन द लाइट ऑफ AS5 it will not be treated as extraordinary item, ना ये extraordinary item मानी जाएगी। However, AS5 states that when items of income expense within the profit and loss from ordinary activity are such size, nature or incidents that their disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise for the period, the nature of the and the amount of such item should be disclosed separately। सर AS5 में बताता है, AS5 पढ़ेंगे। AS5 कहता है कि अगर आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटी से कोई ऐसी इनकम आ रही है, कोई ऐसा प्रॉफिट आ रहा है या कोई ऐसी इनकम आ रही है जिसका साइज बड़ा है, जिसका नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपको वो अलग से डिस्क्लोज करके चलनी पड़ती है। अकॉर्डिंगली द नेचर एंड आइटम ऑफ दिस अमाउंट ऑफ दिस आइटम इज डिस्क्लोज सेपरेटली। भाई 2 लाख रुपए तो पुराने हैं ना, पुराना क्लेम है, वो आपको आज मिल रहा है, आज आप इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो, तो सर करंट पीरियड के एफर्ट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको दिखा तो इनकम दोगे, लेकिन आपको उसके लिए अलग से डिस्क्लोजर करना पड़ेगा एज पर AS5। ठीक है जी, आगे पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4। A Limited has sold its building for rupees 50 lakhs to B Limited and also given possession to B Limited। भाई बिल्डिंग बेच दी, पोजेशन भी दे दिया। बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 30 लाख, 30 लाख रुपए की बिल्डिंग थी। एज ऑन 31 मार्च 2017 द डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज आर पेंडिंग। सर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, अभी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं हुई। द कंपनी हैज नॉट रिकॉर्डेड द सेल एंड हैज शोन द अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस। डू यू एग्री विद दिस ट्रीटमेंट? बताओ भाई, 50 लाख की बिल्डिंग बेच दी, पोजेशन भी दे दिया, लेकिन अभी रजिस्ट्री नहीं हुई। सर रजिस्ट्री में टाइम लगता है, रजिस्ट्री नहीं हुई। अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने उस सेल को रिकॉर्ड ही नहीं करा, कंपनी ने उसे एक तरीके से एडवांस अगेंस्ट बिल्डिंग दिखा रखा है। तो क्या एडवांस दिखाना ठीक है? आंसर इज नो। आप एक प्रिंसिपल पढ़ते थे बचपन में, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता था? वो कहता था कि ट्रांजैक्शन को आप उसकी इकोनॉमिक रियलिटी से रिकॉर्ड कर लो, भले ही आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो या ना हो। भाई इकोनॉमिक रियलिटी से आप उसे रिकॉर्ड कर लो। जैसे बिल्डिंग अगर आपने बेची, रजिस्ट्री हो या ना हो, अगर बिल्डिंग बेच दी,
पैसा आ गया, पोजेशन दे दिया, तो मतलब मान लिया जाएगा कि आपने बिल्डिंग बेच दिया, आपको उसे बिल्डिंग को अपनी बैलेंस शीट से हटाना पड़ेगा, रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो देख लेते हैं ये आंसर इसका, पढ़ते हैं। वो कह रहा था इकोनॉमिक रियलिटी एंड सब्सटेंस of this transaction is the rights and beneficial interest in the property has been transferred although the legal title has not been transferred. A Limited should record the sale and recognize the gain of rupees 20 lakh in its P&L account. The building should be eliminated from the balance sheet. Question number 5th. पढ़ो, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। Raj Limited entered into an agreement with Hina Limited to dispatch the goods valuing rupees 5 lakh every month for the next 6 months. राज और हीना के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि सर राज हर महीने 5 लाख रुपए का सामान हीना को भेजेगा। राज लिमिटेड हर महीने 5 लाख रुपए का सामान अगले 6 महीने तक हीना लिमिटेड को सेल करेगी, यानी कि 5 लाख इंटू 6, 30 लाख रुपए का सामान Raj Limited will sell to Hina Limited. Raj will sell to Hina Limited. Okay. On the receipt of the entire payment, Hina Limited accordingly made the entire limit payment of 30 lakh and Raj Limited start dispatching the goods. भाई एग्रीमेंट क्या हुआ कि पैसे दे दो 30 लाख रुपए और हर महीने 5-5 लाख रुपए का सामान अगले 6 महीने तक I will dispatch you. पेमेंट कर दी हीना ने और राज लिमिटेड ने गुड्स को भेजना भी स्टार्ट कर दिया। इन द फोर्थ मंथ में क्या हुआ? Due to fire in the premise of Hina Limited requested Raj Limited not to dispatch the goods worth rupees 15 lakh ready for dispatch. Raj Limited accounted 15 lakh as sale and transferred the balance to advance received against sale account. Hina Limited ने बोला कि भैया अगले 3 महीने तक, Hina Limited ने 4th मंथ में बोल दिया कि अभी मेरे गोडाउन में आग लग गई है तो अभी डिलीवरी को रोक दो, डिलीवरी को पोस्टपोन कर दो। राज ने क्या किया? राज ने 30 लाख में से 15 लाख का तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुका था, उसने आगे जो 15 लाख थे उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड ना करके उसने बोला कि ये मेरे पास एक एडवांस रिसीव हो गया, एडवांस बोल दिया। मुझे बताओ क्या एडवांस बोलना ठीक है? आंसर इज नो। सेल ऑफ गुड्स की कंडीशन देखो, ओनरशिप ट्रांसफर्ड, कोई अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है? सर 30 लाख रुपए पूरे आगे, कोई अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व नहीं है। क्या रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गए? सर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है डिलीवरी के साथ, लेकिन अभी कुछ डिलीवरी नहीं हुई, लेकिन उसमें मैंने एक्सेप्शन लिखवाई थी, व्हेन डिलीवरी हैज बीन पोस्टपोन्ड बाय द बायर। अगर बायर ने डिलीवरी रुकवा दी है तब भी मान लिया जाएगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड हैव बीन ट्रांसफर्ड। तो यहां पर हीना लिमिटेड ने डिलीवरी को रुकवाया है तो उस केस में भी वी विल से दैट डिलीवरी हैज बीन, रिस्क एंड रिवॉर्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड। अकॉर्डिंगली राज लिमिटेड को सारा का सारा 30 लाख का 30 लाख रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पढ़ लेते हैं, आंसर जरूर रीड करने आपको, आंसर पढ़ने से आपको लैंग्वेज मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपको कॉपी पेस्ट करने एग्जाम में, हो ही नहीं सकते कॉपी पेस्ट, लेकिन जितनी बार पढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड द आंसर्स। आपको एएस लिखना आएगा, आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, इसलिए एएस के आंसर्स जरूर पढ़ने चाहिए आपको। क्या कहता है वो? As per AS9 revenue recognition, in a transaction involving the sale of goods, performance should be regarded as being achieved when the following conditions are fulfilled. पहला, seller of the goods has transferred to the buyer the property in the goods for a price, or all significant risk and rewards of the ownership have been transferred to the buyer and the seller retains no effective control of the goods transferred to the degree usually associated with the ownership, and no significant uncertainty exists regarding the amount of the consideration that will be derived from the sale of goods. In the given case, transfer of property in goods results in or coincidences with the transfer of significant risk and reward of the ownership to the buyer. Also the sale price have been recovered by the seller, hence sale is complete but delivery has been postponed at the buyer's request. Buyer ने रिक्वाई है। Accordingly Raj Limited should recognize the entire sale of 30 lakh and no part of the same is to be treated as advance receive against sale. भाई सारी की सारी उसे 30 लाख की 30 लाख को अपनी इनकम रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6,
मजा आ रही है नहीं है इसमें? चलो फैशन लिमिटेड is engaged in the manufacturing of ready-made garments. They provide you the following information on 31 मार्च 2017. You are required, अभी पढ़ता हूँ केसेस, मांग क्या रहा है वो, you are required to advise the accountant of Fashion Limited the amount to recognize as revenue in the above case in context with AS 9. पहला पॉइंट, on 15th January 2017 garments worth rupees 4 lakh were sent to Anand on consignment basis. भाई हमारा एक कंसाइनी है आनंद, कंसाइनी मतलब एजेंट है आनंद, और मैंने एजेंट को 4 लाख रुपए का सामान सेंड कर दिया, बेचा नहीं है, सेंड कर दिया. ऑफ विच 25% गारमेंट वर अनसोल्ड एंड वर लाइंग विद आनंद एज ऑन 31 मार्च 2017. वो कह रहा 25% सामान नहीं बिका, तो कितना बिक गया सर? 4 लाख का 75% बिक गया, तो 75% मतलब 3 लाख बिक गया, तो 3 लाख क्या बन जाएगा? मेरा रेवेन्यू बन जाएगा. और 1 लाख को क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा स्टॉक विद कंसाइनी. मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट उसे बना लूंगा. ठीक है जी, बट 1 लाख रुपए एट कॉस्ट होना चाहिए. वो बचपन में कंसाइनमेंट में पड़ी होंगी ये चीजें. अगला, गारमेंट्स वर्थ रुपीज 195 वर सोल्ड टू शाइन बुटीक on 25th March 17, but at the request of Shine Boutique these were delivered on 15th April. वो कह रहा 25 मार्च को हमने 195 के गारमेंट शाइन बुटीक को बेच दिए थे, लेकिन शाइन बुटीक ने 15 अप्रैल को डिलीवरी ली है. शाइन बुटीक ने रुकवा दी होगी डिलीवरी सर ऑब्वियसली. मुझे बताओ, क्या 25 मार्च को गुड्स रेडी फॉर डिस्पैच थे? ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई थी, अमाउंट की भी सर्टेनिटी है. क्या रेडी फॉर डिस्पैच है? रेडी फॉर डिस्पैच है, मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो गए हैं, तो इसका मतलब 195 को भी आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करके चलना पड़ेगा. और थर्ड केस, ऑन 1st November 16 गारमेंट्स वर्थ रुपीज 250 वर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस. द पीरियड ऑफ अप्रूवल वॉज 4 month, यानी कि नवंबर से 4 महीने लगा लो, नवंबर समझ जनवरी फरवरी में खत्म हो रहा है. आफ्टर विच दे वर कंसिडर्ड एज सोल्ड. Buyer sent approval of 75% of the goods up to 31st December and no approval or disapproval received for the remaining goods till 31st March 17. मुझे बताओ सर 31 दिसंबर तक बायर ने 75% गुड्स को तो अप्रूव कर दिया, लेकिन 25% का अभी भी अप्रूवल पेंडिंग है. लेकिन क्या टाइम दिया था सर? 4 महीने का टाइम दिया था, यानी कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 28 फरवरी तक बताने हैं. वो कह रहा है अगर 28 फरवरी तक हाँ या ना नहीं करे तो मान लिए जाएंगे सारे सेल हो गए. तो यानी कि इस केस में सर वो कह रहा है कि 31 मार्च तक उसने 25% के बारे में नहीं बताया, तो मान लिया जाएगा कि वो भी सेल हो गए, तो सारी की सारी सेल मानी जाएगी. सर बेसिक पॉइंट है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का. आओ आंसर एक बार रीड कर लेते हैं. ये तो वही वाली कंडीशन आ गई सेल ऑफ गुड्स की. यहां से पढ़ते हैं आंसर. केसेस याद होंगे केसेस. पहला केस क्या था? वो कह रहा है 25% गुड्स लाइंग unsold with a consignee should be treated as closing inventory and sales should be recognized as rupees 3 lakh, that is 75% of 4 lakh for the year ended 31 March 17. In case of consignment sale, revenue should not be recognized until the goods are sold to the third party. भाई कंसाइनमेंट के केस में हमारा एजेंट जब तक थर्ड पार्टी को सामान ना बेच दे तब तक सेल नहीं मानेंगे. मतलब आप अपने एजेंट को जो मर्जी भेजते रहो, वो सेल नहीं होती है. वो तो आपने जस्ट गुड्स सेंड करें एक जगह से दूसरी जगह. सेल कब मानी जाएगी? जब आपका एजेंट आगे किसी को सेल करेगा. केस 2, द सेल इज कंप्लीट बट डिलीवरी हैज बीन पोस्टपोन्ड एट द बायर्स रिक्वेस्ट, तो फैशन लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज एंटायर सेल ऑफ 195 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17. In case of goods sold on approval basis, revenue should not be recognized until the goods have been formally accepted by the buyer. भाई buyer accept करेगा तभी तो माने जाएंगे ना. Or the buyer has done an act adopting the transaction, or the time period for rejection has elapsed, or where no time has been fixed, a reasonable time has elapsed. ये पॉइंट उठाया गया है कहां से? सेल ऑफ गुड्स एक्ट से. सेल ऑफ गुड्स एक्ट से वो क्या कहता है कि अप्रूवल के केस में सेल कब कंप्लीट मानी जाती है? या तो बायर उसे एक्सेप्ट कर ले, या बायर कोई ऐसी एक्ट कर दे जिससे माना जाए कि गुड्स हैव बीन एक्सेप्टेड. भाई बायर ने गुड्स फर्दर किसी को सेल कर दिए तो मान लिया जाएगा कि गुड्स हैव बीन एक्सेप्टेड. या जो टाइम पीरियड दिया गया था एक्सेप्ट करने का वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, या टाइम अगर फिक्स नहीं किया था तो एक रीजनेबल टाइम ले लो. तो देयरफॉर रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द टोटल सेल अमाउंटिंग टू 250 एज द टाइम पीरियड फॉर रिजेक्टिंग द गुड्स हैव बीन एक्सपायर्ड. क्लियर पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 7,
अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल इन द मैन्युफैक्चरिंग फाइन पेपर रोल्स। ठीक है, कुछ रोल्स वगैरह बनाती है कंपनी। वो कह रहा है 15 जनवरी 2017 को 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लगा जिसकी एनआरवी इतनी है। फिर 20 जनवरी को क्या हुआ सर, एक रॉ मटेरियल से सामान बनना शुरू हुआ तो एक WIP निकल के आया, वर्क इन प्रोसेस बन आया, जिसपे 1,20,000 की कॉस्ट आ गई यहां तक, और एनआरवी 1 BC है। फिर एक रफ थिक पेपर, एक मोटा पेपर तैयार हुआ, WIP 2 बोलेंगे से, 1.5 लाख की अभी तक की कॉस्ट लग गई और एनआरवी है 180। फिर उसके बाद फाइन पेपर रोल्स तैयार हो गए, 180 की उसकी कॉस्ट लग चुकी है और 3.5 लाख रुपए की एनआरवी है। फिर हमारा सामान हो गया रेडी फॉर सेल, बिकने के लिए तैयार है, 180 रुपीज, 180 का, और एनआरवी है 350। फिर उसके बाद एक्चुअली में एक एग्रीमेंट हुआ बायर के साथ और इनवॉइस हैव बीन रेज्ड, बिल रेज कर दिया 2 लाख रुपए का और 3.5 लाख का सेल है, मतलब 2 लाख की यहां तक की कॉस्ट लग गई और 3.5 लाख की सेलिंग प्राइस है। और 2/4 को क्या हुआ सर, डिलीवरी होगी गुड्स की और अमाउंट भी हमें रिसीव हो गया 2 लाख रुपए और 3.5 लाख रुपए की, 2 लाख की कॉस्ट है और 3.5 लाख की एनआरवी है। मुझे बताओ इन सब डेट्स में से कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पर आपको लगता है कि सर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए था? क्या 15 जनवरी को कर दूं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज? सर अभी तो सामान ही नहीं बना, रॉ मटेरियल लिया है। क्या 20 जनवरी को कर दूं? नहीं सर, अभी तो सामान आधा अधूरा है, WIP है। क्या 27 जनवरी को कर दूं? सर अभी भी WIP है, प्रोसेस में सामान। क्या 15 फरवरी को कर दूं? सर अभी फाइन पेपर रोल्स तैयार हुए हैं, अभी हो सकता है उनकी पैकिंग वगैरह करनी हो, अभी रेडी फॉर सेल नहीं है सामान। क्या 20 फरवरी को कर दूं? सोच के बताओ, क्या 20 फरवरी को कर दूं? सर सामान तो रेडी फॉर सेल है लेकिन ऑर्डर भी तो आना चाहिए। पॉइंट समझ में आया कि सर सामान तो भैया मैं माउस बना रहा हूं, बनाए जाऊं मेरी मर्जी, जितने मर्जी माउस बना दिया, मैंने बोल दिया कि मेरे माउस आर रेडी फॉर सेल। अरे भैया ऑर्डर भी तो आना चाहिए खरीदने का, कोई खरीदार भी तो होना चाहिए। 15 मार्च को खरीदार आता है और मैंने एक बिल काट के दे दिया, 2 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है और 3.5 लाख रुपए का मैंने बिल काट के दे दिया। क्या अब रिकॉग्नाइज कर लूं? कंडीशन चेक करो, ओनरशिप ट्रांसफर, इनवॉइस रेज हो गया। क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए? सर डिलीवरी से ट्रांसफर होते हैं, लेकिन सर आपका सामान तो पहले ही रेडी फॉर डिस्पैच है। अब अगर नहीं भेजा तो सर ये मान लिया जाएगा कि बायर ने रुकवा रखा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? भाई आप मेरे पास एक शॉप, मेरी शॉप है, ये मेरी शॉप है, आप मेरे पास आए कि सर माउस लेने हैं, मैंने बोला माउस पैक करके रख दिया आपके सामने, मैंने बोला ले जाओ, आपने बोला अभी आऊंगा, 2 दिन बाद आऊंगा, 3 दिन बाद आऊंगा, तो भाई साहब मेरा तो सामान रेडी फॉर डिस्पैच है ना, तो मैं तो सेल रिकॉर्ड कर लूंगा। पॉइंट समझ में आता है? तो यानी कि 15 मार्च मेरी वो डेट है जहां पर मैं क्या करूंगा, सेल को रिकॉर्ड करूंगा। तो रेवेन्यू है 3.5 लाख रुपए का और इस पे मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, 2 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है जी, वो यही मांग रहा था, एक्सप्लेन द स्टेज ऑन विच यू थिंक रेवेन्यू विल बी जनरेटेड एंड कैलकुलेट हाउ मच नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च ऑन दिस प्रोडक्ट एज पर AS 9। रीड कर लेना आंसर को एक बार। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Ruby Limited sold goods through its agent. As per the terms of sale, consideration is payable within 1 month. ठीक है, अपने एजेंट के थ्रू सामान बेचते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। इन द इवेंट ऑफ डिले इन पेमेंट, ये कंडीशन रूबी ने लगा दी कि भाई अगर मेरे पास पैसा लेट आएगा तो 10% का इंटरेस्ट एजेंट से वो चार्ज करेगी। भाई फॉर एग्जाम्पल आप मेरे एजेंट हो और मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला जैसी सामान बिक जाए 1 महीने के अंदर अंदर पैसे मेरे पास आ जाने चाहिए। अगर आपने 1 महीने के अंदर पैसे नहीं दिए तो मैं आपसे 10% का इंटरेस्ट रिकवर करूंगा। एग्रीमेंट हो रखा है। आज तक कंपनी हैज नॉट रियलाइज इंटरेस्ट फ्रॉम द एजेंट इन द पास्ट। वो कह रहा अभी तक कंपनी ने एजेंट से कोई इंटरेस्ट रियलाइज ही नहीं करा था। अगर लग भी गया होता ना तो आप इतने ढीठ थे, आप एजेंट हो, आप इतने ढीठ हो, आपने मुझे इंटरेस्ट दिया ही नहीं आज तक। आप कहते हो रहा है इंटरेस्ट, हम नहीं देते इंटरेस्ट। बट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम एजेंट बिकॉज ऑफ डिले इन पेमेंट अमाउंट टू 5 लाख। वो कह रहे 31 मार्च 17 में मुझे आपसे 5 लाख का इंटरेस्ट लेना है। मेरे अकाउंटेंट ने क्या किया, इस 5 लाख की इनकम को इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर लिया। इस 5 लाख की इनकम को इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर लिया। क्या रिकॉर्ड कर सकता हूं मैं? सर एज पर इंटरेस्ट चलू तो टाइम एक्सपायर हो गया तो वो तो रिकॉर्ड होगा, लेकिन सर क्या मुझे आपसे सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन है
क्या मुझे आपसे सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन है? आंसर इज नो। क्या बोला मैंने? सर आप ढीठ हो, आपने अभी तक आज से पहले तो कोई इंटरेस्ट दिया नहीं, तो आप मान लिया जाएगा सर आप अभी भी नहीं दोगे। जो इंसान ढीठ चलता आ रहा है तो सर इतनी जल्दी कैसे सुधरेगा? समझ में आ रहा है कि ढीठ अगर आप चलते आ रहे हो तो आप इतनी जल्दी कैसे सुधर जाओगे? सुधरोगे ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर अभी तक मुझे आपसे कोई इंटरेस्ट की रिकवरी नहीं हुई थी, तो सर आज कैसे हो जाएगी? आज भी नहीं होगी। तो यहां पर सर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, इस वजह से मैं 5 लाख की इनकम को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। आओ देखते हैं आंसर। 7th पढ़ लेना आप, 8th पढ़ा रहा हूं मैं, पढ़ लो। As per AS9 revenue recognition, where the ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim, the revenue recognition is postponed to the extent of uncertainty involved. In such cases, revenue is recognized only when it is reasonably certain that ultimate collection will be made. In this case, company never realized interest for delayed payment made by the agent. Hence, based on the past experience, the realization of interest for the delayed payments made by the agent is very much uncertain. Uncertainty involved है सर, एजेंट पैसे नहीं देगा। The interest should be recognized only if the ultimate collection is certain. Therefore, interest income of 5 lakh should not be recognized in the books for the year ending 31 March 17. Thus, the contention of accountant is incorrect. However, if the agent have agreed to pay amount of interest and there is element of certainty associated with these receipts, the accountant is correct regarding the booking of 5 lakh as interest amount. भाई आपको दोनों बताने पड़ेंगे कि मेरे हिसाब से अभी तक नहीं दिया तो सर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, लेकिन स्टिल अगर मान लो सर जो एजेंट है वो एग्री करता है कि सर मैं पे कर दूंगा, आपने बोला सर हमें सुधरने का मौका दो, हम सुधर जाएंगे। मैंने बोला सर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, लेकिन आपकी जबान पे विश्वास नहीं करूंगा, आपसे या तो मेरे पास कोई कम्युनिकेशन आना चाहिए, या तो आप मुझे कोई मेल कर दो, या मुझे कोई स्टैंप पेपर पर लिख के दे दो, या मुझे कोई लेटर ड्राफ्ट करके दे दो, तब मैं मानूंगा कि सर सर्टेनिटी पक्की सर्टेनिटी मेरे पास आ गई है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? चलो, तो ये हमारा था AS9। तो आई होप ये AS9 आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हाँ जी, तो ये AS9 आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो सर AS9 को अच्छे से पढ़ लेना, एक बार जो मैंने नोट्स लिखवाए उनको पढ़ लेना, प्लस जो इसके 8 क्वेश्चन है तो सर 8 के 8 बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा AS इसमें आपका क्लियर हो जाएगा विद आंसर्स। पढ़ लेना क्वेश्चंस, खाली क्वेश्चंस पढ़ के काम नहीं चलेगा, आंसर्स पढ़ने पड़ेंगे। यू हैव टू रीड द आंसर्स। ठीक है जी, चलिए फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।